नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा सीपी राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। ये उपराष्ट्रपति का भी एक अजीब सा चुनाव होता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा इलेक्टोरल कॉलेज है। केवल राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो हैं वही इनका चुनाव करते हैं, बाकी लोगों से लेना देना कुछ नहीं। मतलब प्रेसिडेंट के उसमें एमएलएज, एमएलसीज, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब सदस्य भी करते हैं सांसद के साथ साथ, लेकिन यहाँ पे वो केवल 2 हाउस के लोग ही करते हैं। छोटा चुनाव होता है। लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा रोचक इसलिए हो गया था, 2 कारण से रोचक हुआ। एक तो धनखड़ जी का इस्तीफा मुख्य कारण था। धनखड़ जी जो बहुत अच्छे मत से जीत के आए थे, बहुत चैन से चला रहे थे, मतलब जितना बायसनेस के साथ और जितना बीजेपी की तरफ से लग रहा था साफ साफ जो एम्पायर है बीजेपी का प्लेयर बन के खेल रहे थे, हाल के दिनों में तो उस तरह का मतलब पक्षपाती अध्यक्ष राज्यसभा देखा नहीं गया था। अब वो आज की तारीख में लोग उनका कुछ गुण गाने लगे कि जगदीप धनखड़ जी मुंह खोलेंगे, लोगों के अपने स्वार्थ हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन इतना पक्षपाती राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति भी होता है, इतना तो नहीं देखा गया था। तो धनखड़ जी तो गए। और धनखड़ जी भी, मतलब ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि धनखड़ जी का ने जो इस्तीफ़ा दिया उसमें लिखा उन्होंने कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और अभी तक जो नॉन स्वास्थ्य कारण आया है जहाँ पे वो अपने इस्तीफे के बाद कहीं अवतरित हुए हैं, तो वो दांत के डॉक्टर के पास हुए हैं। तो उनके दांत के दर्द की वजह से ऐसा लगता है उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए, ये भी एक हिस्ट्री हो गई कि देश के एक उपराष्ट्रपति ने दांत की पीड़ा में आके अपना इस्तीफा दे दिया। अब आ जाइए जो अभी इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन को लेके बहुत जोर शोर था। मोदी जी खुद क्लास ले रहे थे, कैसे वोट देना है, कैसे क्या करना है। इधर विपक्ष वाले आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी तो देखिए कहाँ भाग गए, इत्यादि इत्यादि। अब जरा समझ लीजिए कि ये कुल होता क्या है। मैं एक टेबल इसलिए लगा दे रहा हूं कि आपको ये हरदम के लिए थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। कुल 788 लोग इसमें वोट देते हैं, क्योंकि सांसद 788 हैं। 543 लोकसभा, 245 राज्यसभा, तो कुल 788। अभी क्या हुआ, इसमें से 7 सीटें वेकेंट हैं। 1 सीट लोकसभा की वेकेंट है और 6 सीटें राज्यसभा की वेकेंट हैं। 14 लोगों ने वोट नहीं दिया, दे एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। 14 ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया और 15 लोगों का वोट इनवैलिड पाया गया। तो कुल जो वोट्स पोल हुए, वो मतलब जो वोट्स गिने गए वो 752 थे। वोट्स पोल हुए 767। ये एक लार्जर मैं आपको टेबल लगा दिया, इसमें आपको समझ में आ जाए इसलिए कर दिया है। 767 में जो वैलिड वोट्स थे 752, उसमें एनडीए को मिले 452, इंडिया गठ को मिले 300। ये आपकी फाइनल टैली है, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। अब आ जाइए टेबल बी पे, क्योंकि मैं समझाने की आपको समझ में आ जाए। लोकसभा 543, राज्यसभा 245, टोटल 788, वेकेंट 1 और 6। एनडीए के लोकसभा, और ये मैंने फिगर्स लिए हैं विकिपीडिया से, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि वहीं से मैंने लिए फिगर्स, और नंबर्स मेरे ख्याल में सही हैं। एनडीए 293 हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 132 हैं। कुल 425 एनडीए के मेंबर हैं आउट ऑफ दिस 788। उसमें से हालांकि 7 खाली हैं, तो 781 में भी आप कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन के कुल मेंबर लोकसभा में हैं 234, राज्यसभा में हैं 77, कुल 311। और अदर्स जो हैं, इन दोनों के अलावा एक अदर्स हैं। अदर्स लोकसभा में 15, राज्यसभा में 30, कुल 45 लोग। तो आउट ऑफ दिस 781 ये ब्रेकअप है। 425 एनडीए के सदस्य, 311 इंडिया
गठबंधन के सदस्य और 45 अदर्स। अब आ जाइए एक तीसरे चार्ट पे कि ये अदर्स क्या है, क्योंकि यहीं पे हुआ है अदर्स का जो ये हो रहा है ना कि क्रॉस वोटिंग हुई, तोड़ लिए गए, इंडिया गठबंधन वाले अपना वोट एक साथ नहीं रख पाए, इत्यादि इत्यादि। तो टोटल जो वोट हैं अदर्स में लोकसभा में 15, उस 15 में क्या है, किसने किसको वोट दिया, उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। जो डिक्लेयर्ड पोजीशन पार्टीज की हैं, वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि मैं एनडीए को वोट दे रहा हूं, जगन रेड्डी साहब ने साफ साफ कहा। जेडपीएम जो मिजोरम की पार्टी, उसने कहा कि हम एनडीए को वोट दे रहे हैं। और 2 इंडिपेंडेंट, इंजीनियर राशिद साहब और दूसरे, इन्होंने भी ये कहा कि हम एनडीए को वोट दे रहे हैं। कुल 7 वोट अदर्स में एनडीए के पास है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ वोट दे रहे हैं। हालांकि वो अब इंडिया गठबंधन से उसने पहले कहा था कि हम निकल चुके हैं, लेकिन इस समय संजय सिंह ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो आपके 3, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ही इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई रेवंत रेड्डी साहब ने मुझसे कहा तो मैं तो उनको वोट दे रहा हूं। और आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो ये 5 वोट आ गए इंडिया गठबंधन के पास। इसके अलावा एब्सेंट रहे। एब्सेंट कौन कौन रहा? अकाली दल के 2 सांसद, माफ कीजिएगा, शिरोमणि अकाली दल का 1 सांसद, और दूसरे जो एक दल है जिसके 2 सांसद हैं पंजाब में, ये 3 लोगों ने एब्सेंट किया अपने को, तीनों पंजाब के विधायक। ये लोकसभा की बात है। राज्यसभा में नीचे अगर आप देखिए तो राज्यसभा में कुल 30 लोगों ने, अदर्स में 30 हैं। उसमें से एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस के 7, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट के 1, 8 लोगों ने इनको वोट दिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 9, बीएसपी का 1 और इंडिपेंडेंट 1, 11 लोगों ने वोट किया इंडिया गठबंधन को। और बीजू जनता दल और बीआरएस, उन्होंने तेलंगाना, उन्होंने वो कहा कि हम एब्सेंट रहेंगे, तो 11। अब इस पे काफी बातचीत चल रही है जो एब्सेंट रह रहे हैं, बेसिकली बीजू जनता दल हो या बीआरएस हो, ये साफ साफ है कि ये तो बीजेपी के साथ ही एक तरह से जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज जब जीतने ही वाला नहीं था ये इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं या इधर खड़े हैं, पता रहना चाहिए था। अगर आप नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आप बीजेपी के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। लेट अस पुट इट दिस वे, इनके साथ नहीं जा रहे हैं लेकिन आप बीजेपी के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं। तो कुल जो ये 45, 15 और 30, 45 जो राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर अदर्स हैं, उस 45 में 15 एनडीए, 16 इंडिया गठबंधन और 14 एब्सेंट। ये टोटल फिगर है जिसपे हम और आप इस पे चर्चा करेंगे कि आप इसमें हुआ क्या। तो टोटल वोट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वोट्स पोल्ड 767, 677, उसमें से किसको कितने वोट मिले? एनडीए को 440 मिलने चाहिए थे, लेकिन एनडीए को मिले 452। एनडीए के जो मैंने बताया ना 425 और प्लस 15 अदर्स जिन्होंने डिक्लेयर करके किया, तो ये 440 होने चाहिए थे, लेकिन 440 की जगह मिले 452। उसी तरह से इंडिया गठबंधन के जो नॉन वो हैं वो 311 थे, और 16 लोगों ने और कहा था कि भाई हम भी वोट देंगे अदर्स में से, तो 327 वोट मिलने चाहिए थे इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को मिले वोट 300। अब यह कहा जा रहा है 27 लोगों ने क्या क्रॉस वोटिंग की? क्या हम इसको ये माने कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की? इसके अलग अलग तरह से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मेरे हिसाब से जो एक्चुअल जिसको कहते हैं ना, अगर आप झटका लगा है वो कहिए। देखिए 15 जो वोट खारिज हुए हैं या जिनको कहा गया है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी अपने वोट, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर तो उसी के साथ जाता है जिसकी सरकार होती है। ये आज नहीं, ये पहले भी देखा जा चुका है। 1997 में जब इलेक्शन हुआ था, कृष्णकांत जी जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तब 47 वोट
इनवैलिड हुए थे और 30 लोगों ने एब्सेंट किया था। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चंडीगढ़ में आप देख चुके हैं, उत्तराखंड में देख चुके, चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर साहब किस तरह से क्या कर रहे थे। तो यहां पे भी ये जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं, ये मोटा मोटी ऑन द फेस ऑफ इट ये बिल्कुल सेफली कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के वोट को ही इनवैलिड किया गया होगा। एनडीए गठबंधन के वोट को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। तो 300 ये मिलने चाहिए थे 327, तो 15 निकाल दीजिए। तो इंडिया गठबंधन को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 12 वोट का झटका लगा है, जिसको एनडीए कह रहा है कि इनके 14 वोट इनके तरफ के लोगों ने हमें वोट किए हैं। अब वो 14 कौन है या 12 कौन है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रूलिंग पार्टी इतना तो खेल कर ही लेती है। लेकिन अब एक चीज और देख लीजिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन इस इलेक्शन के बाद मजबूत होकर उभरा है या मुश्किल से उभरा है। पहली चीज, जो एनडीए ने तमिलनाडु के मूल के एक कैंडिडेट को लाके कोशिश ये की थी कि तमिलनाडु के वोट में वो सेंध लगा लें। तमिलनाडु में क्योंकि तमिलनाडु में वोट ही नहीं है इंडिया गठबंधन एनडीए के पास, तो उनको ये था कि हम उस पर कुछ सेंध लगाएं रीजनलिज्म के नाम पे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वहां पे इंडिया गठबंधन जस का तस रहा, उसमें से कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जरा एक मैं फिगर दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, टेबल नहीं बना रहा हूं। 2025 में एनडीए को मिले 452, इंडिया गठबंधन 300। अब जब मैं एनडीए बोलूंगा तो बीजेपी मानिए, बीजेपी समर्थित जो भी फ्रंट हो, और जब मैं इंडिया गठबंधन बोलूंगा तो कांग्रेस समर्थित जो भी फ्रंट हो, चाहे यूपीए हो चाहे जो भी समर्थित। 2022 में जब धनखड़ साहब बने थे तो उस समय धनखड़ साहब को मिले थे 528 वोट, और इधर मार्गरेट अलवा जी जो यूपीए की या इंडिया उस समय यूपीए की जो कैंडिडेट थे उनको 182 मिले थे। 2017 में जब वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति बने थे तो उनको मिले थे 516, और इधर के कौन थे, गोपाल कृष्ण गांधी यूपीए के, उनको मिले थे 244। 2012 में, मैं इसलिए 2012 की फिगर दे रहा हूं क्योंकि आप जब हामिद अंसारी साहब जीते थे 2012 में तो उनको वोट मिले थे यूपीए को 490 और एनडीए को मिले थे 238। जिस नेचुरली वो सरकार ही का जनरली प्रेसिडेंट रहता है, इतना उसका दबदबा रहता है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है। तो अब पहली चीज ये है कि अगर आप नंबर ऑफ वोट्स देखिए तो पिछले 3 वर्षों में, मतलब मोदी जी के आने के बाद 516, 528 और अब 452 वोट गिरते गए हैं, और एनडीए के 244, 244, 182 और अब 300। तो एनडीए ने जरूर इसमें बढ़त हासिल की है। एक चीज और वजह से दिलचस्प हो गया था क्योंकि अभी जो स्पीकर हॉल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें रूडी मतलब बीजेपी के कैंडिडेट थे, अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ गए, लेकिन रूडी को पूरा ऑपोजिशन के कैंडिडेट हो गए थे और उनको कुछ वोट बीजेपी के भी मिले। बीजेपी उधर था लेकिन रूडी को पूरे ऑपोजिशन ने अडॉप्ट किया और एक तरह से वहां इलेक्शन हुआ और रूडी बहुत कंफर्टेबली जीते थे। इसलिए ऐसा ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया था वाइस प्रेसिडेंट वाला भी। एक बात हरदम याद रखनी होगी और इस बात का जवाब कहीं ना कहीं एनडीए को और बीजेपी नेतृत्व को देना ही होगा कि यह चुनाव हुआ क्यों। 2022 से 2027 उनको रहना था, क्यों आपने धनखड़ को हटाया? मतलब किसी के धनखड़ तो आपके लिए जिस तरह से जितनी अंधभक्ति के साथ आपकी भक्ति में लीन थे, आपने क्यों हटाया? मतलब कर जरा सा भी। और यह क्लियर हुआ कि अब आपको आरएसएस काडर के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको लगता भैया कोई आ जाएगा तो इधर उधर करेगा, आपने हटाया। एक चीज ये भी इंटरेस्टिंग है देखने में कि धनखड़ जी का मुंह आप कब तक बंद रखने में कामयाब होंगे। हालांकि धनखड़ जी की क्रेडिटेबिलिटी नहीं है, जो बात दूसरों में है, धनखड़ जी में वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी धनखड़ जी, बहुत से लोगों को उम्मीद है कि धनखड़ जी कुछ बोलेंगे।
तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आप तमिलनाडु में बहुत कुछ किया, आपने सिंगोल लाए, फिर आपने तमिलनाडु के उनके बिल ही नहीं पास होने दे रहे हैं, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किए हुए हैं, रवि जी को वहाँ ले जाके बिठाएं, लेकिन तमिलनाडु की जो यूनिटी है ऑपोजिशन की वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कुछ नहीं कर पाए। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि AIADMK के साथ आपको जाना है या अकेले जाना है, क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं तो आपकी और दुर्गति होगी। अब आप विधानसभा में AIADMK के साथ जा रहे हैं, जब उनके साथ जा रहे हैं तो आप उसकी छोटी पार्टी के रूप में रहेंगे, तो आप कभी अपने पैर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत से बीजेपी के लोगों का कहना यह है कि जब तक इंडिपेंडेंटली बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक उसका वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसको 2-3 चुनाव का पेशेंस, धैर्य रखना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब एक चीज़ ये भी है कि जो नए अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उनके सामने थोड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज 2 तरह का है, वो धनखड़ जी की लेगेसी को अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद उस कुर्सी पे बैठेंगे। तो एक तरफ दबाव ये होगा कि जितना पक्षपातपूर्ण धनखड़ जी थे उससे आगे उनको रहना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी में नंबर आपको बढ़वाने हैं और राष्ट्रपति के चुनाव का मन में कहीं कोने में होंगे, अब तो एक बाजी मान ली, अब राष्ट्रपति का पद भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आपको पक्षपातपूर्ण होकर उनसे ज़्यादा गंदे ढंग से चलाना होगा। लेकिन यह भी फैक्ट है कि अगर आपने पूरी निष्पक्षता छोड़ दीजिए, धनखड़ से 2 डिग्री कम भी अगर आपने अपना पक्षपातपूर्ण रवैया को कम कर दिया तो लगेगा कि क्या कितना बढ़िया आदमी आ गया है, कितने अच्छे से चला रहा है। मैं लास्ट बात करके, राहुल गांधी के बिना इस देश का कोई भी चर्चा अधूरी है, कोई भी चर्चा, वो बिहार का इलेक्शन हो, वो चुनाव आयोग हो, और वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। एक नई बात फैलानी शुरू की गई थी, अब देखिए साहब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो घूम रहे हैं मलेशिया, वो लंकावी घूम रहे हैं, ये कोई ठीक बात है? ये उनके बड़े बड़े उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, भाई बड़े बड़े बीजेपी के, अरे सीरियस नहीं है, और वो तो वहां घूम रहे हैं। पहली चीज, राहुल गांधी कहां घूम रहे हैं? एक आके उन्होंने कल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय अपना वोट डाला, वोट डाल के उन सबके मुंह को चुप किया। लेकिन इसमें बीजेपी एक काम ऐसा कर रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दादी और जिसके पिता की हत्या हो चुकी है और इस देश के कारण से हुई है, उनके अपना कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था कि उनकी जमीन कोई जोत दे रहा था और वो उसमें से वो करें, इस देश के लिए हुई है, देश के लिए निर्णय लिया। वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जिसने हत्या की क्या की, लेकिन दो उसके घर में 2 हत्याएं हो चुकी हैं, पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं। वो व्यक्ति लंका भी जा रहा है, अकेले जा रहा है, बिना सिक्योरिटी कवर के अकेले घूम रहा है। उसकी फोटो बीजेपी की ट्रोल आदमी वहाँ उनका पीछा कर रही हैं, उनकी फोटो खींच रही हैं और पब्लिश कर रही हैं कि वो बिल्कुल अकेले वहाँ पे है। सुरक्षा की दृष्टि से ये उनके, देखिए ये राहुल गांधी का भला ये कभी नहीं चाहेंगे, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कारण है जिसपे कोर्ट को, या बीजेपी में तो ये सद्बुद्धि नहीं आएगी, वो तो और वो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से इस पर रोक लगनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा बिल्कुल आप ये फोटो रिलीज करके उसको बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बना दे रहे हैं। खैर, उम्मीद यह है कि ये जो उपराष्ट्रपति होंगे, उम्मीद तो यही रहती है कि शायद पिछले वाले से थोड़ा बेहतर हो, उतने खराब ना हो। आने वाला समय ही बताएगा कि ये कितने बायस्ड हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।